हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत। आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क 2024-25 का रिजल्ट आपका आ गया। प्रोविजनल अलॉटमेंट मिल गया और कुछ बच्चों का रिजर्व लिस्ट में आ गया। तो आज का जो सेशन है वो इस चीज़ के लिए है कि जो आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क के 2024-25 के लिए डीबी के लिए जो बुलाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ताकि कोई डॉक्यूमेंट बाय द वे अभी आपके पास नहीं है तो आप उसको कलेक्ट कर लें, क्योंकि इसमें टाइम बहुत नहीं मिलेगा आपको। आप ये मान के चलिए कि अभी 15 के आसपास से आपके पास मेल आने शुरू हो जाएंगे। 15 जैन से के आसपास से आपके पास मेल आने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो बैंक आपको अलॉट हुआ है, जो भी आपको जो बैंक अलॉट हुआ है, मान लो कोई राजस्थान का बच्चा है और बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो यहाँ का है उसमें वो उनको अलॉट हुआ है, तो उनकी वेबसाइट के टच में रहे, उस बैंक की वेबसाइट के टच में रहे, राइट। एक जो मेल आईडी आपने उनको दी है उसको भी रेगुलर एक सिस्टम बना लें कि दिन में एक बार हमें इसको वॉच जरूर करें, क्योंकि उस पर बाई पोस्ट जो इन्फॉर्मेशन भेजते तो हैं इन जनरल, बट वो डिले भी हो जाती है। तो जो मेल छोड़ेंगे वो आपको मिल जाए। दूसरा, कोई भी इंफॉर्मेशन, नोटिस या कोई भी वो डीवी डेट या उस बैंक की अपनी वेबसाइट पे, उसके वेबसाइट पे जाके उसका जो कैरियर का जो है, नोटिस का जो है पोर्टल, उस पर चले जाइए और वहाँ रेगुलर आप उसको देखते रहिए, क्योंकि अब आपको टच में किसके रहना है, उस बैंक के रहना है जो बैंक आपको असाइन किया। ठीक है, दो चीज तो ये ध्यान रखनी है। और एक ये है कि ये बहुत डिले जनरली नहीं होता है, ये 15 जन के आसपास आपके पास से मेल आ जाएगा। और इसी महीने में जनवरी में काफी बैंक ऐसे होंगे जो इसी जनवरी में ही डीवी करवा लेंगे। जो मेल आएगा उसमें, और आपके 7 से 10 दिन के आसपास का वो टाइम देते हैं, वो टाइम आपके पास नहीं होता, जिसमें वेन्यू वगैरह सभी आपको बता देंगे कि कौन से रीजनल ऑफिस में आपको जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और उस वक्त आपको वो पूरी लिस्ट भी देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने। अब अगर अपने डॉक्यूमेंट्स का प्रीवियस से का देखें तो ज्यादातर बैंक्स जो फॉलो करते हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज नहीं आता, बट थोड़ा थोड़ा बैंक टू बैंक चेंज भी कर लेते हैं। बट जैसे एक तो आप जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका था उसकी एक कॉपी आप जरूर ले लेना। फिर एक पैन कार्ड, ये जो पैन कार्ड है इसका ओरिजिनल भी आप रखना, और एक कॉपी भी इसकी निकलवा लेना। इनके 2 सेट आई थिंक करवा लेना। आधार कार्ड की भी करवा लेना। एक आपके पास से जो भी इंटीमेशन जिस भी वाया से आए उसका भी प्रिंट आउट ले लेना। फिर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स। अब ये क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स में जैसे आपने 10th का हो गया, 11th का हो गया, 11th का क्या, सॉरी 12th का, देन ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन में जैसे जो बच्चे जिनके सेमेस्टर सिस्टम है, मान लो 8 सेमेस्टर, इंजीनियरिंग का बच्चा 8 सेमेस्टर, तो 8 सेमेस्टर का फर्स्ट टू 8 सभी सेमेस्टर्स का आपको मार्कशीट चाहिए। अगर किसी के बैक आए हैं तो जहां बैक की क्लियरेंस है वो सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए बैक वाला। ठीक है, इनके ये मार्कशीट, सॉरी, इनके मार्कशीट सभी की आपको चाहिए। 10th-12th की मार्कशीट भी चाहिए। ठीक है, 10th-12th का आगे सर्टिफिकेट आपके पास है वो भी ले लीजिए। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी ले लीजिए। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए क्वालिफिकेशन। और कोई एक्स्ट्रा आपने क्वालिफिकेशन का जो भी आपने उस फॉर्म फिलिंग में दिया है, आपने फॉर्म फिलिंग में अगर इसके इन एडिशन टू इट भी कोई दिया है तो उसका भी आपके पास मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, राइट। और एक इसमें है कि जैसे जो परसुएंट बच्चे हैं, ये इसी साल जिनका हुआ है, तो उसमें इन्होंने एक डेट आपने उसमें नोटिफिकेशन में देखी थी, वो भी कि 27/6/2024 तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए, ऑन और बिफोर 27 जून 2024। ये रिजल्ट की इन्होंने डेट कट ऑफ रखी है, मतलब ऑन और बिफोर, इससे पहले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इससे, ठीक है। तो इसमें जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए आप इसमें 10th वाले उसमें
मार्कशीट और सर्टिफिकेट उनमें भी आ जाएगी आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग से कोई सर्टिफिकेट बना रखा है तो वो भी ले जाइए। रेजिडेंस प्रूफ आपका, रेजिडेंस प्रूफ के लिए आपके कोई भी जैसे ड्राइविंग लाइसेंस से पासपोर्ट, मतलब जिससे आपका रेजिडेंस प्रूफ है हो जाए। और ये जो भी लेके जाओ वो आईडी, फोटो आईडी होनी चाहिए। तो आपके पास रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए, आपके पास डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो जो आपकी हैं सभी सर्टिफिकेट और मार्कशीट होनी चाहिए। और बाकी ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया। फिर जैसे जो बच्चे कास्ट एंड कैटेगरी के, जैसे जो कास्ट का है, मान लो कोई एससी का बच्चा है तो उसके पास वो होनी चाहिए, एसटी का है तो उसके पास एसटी की होनी चाहिए। और जो भी अथॉरिटी इशू करती है उसके अकॉर्डिंग, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का है तो वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की सर्टिफिकेट होनी चाहिए इसमें। बट इसमें सभी में मिनिमम में जो रेवेन्यू का जो अधिकारी तहसीलदार लेवल का होता है, कम से कम वो तहसीलदार लेवल है। तो यहाँ ये एक चीज जरूर आप ध्यान रखिए कि अगर किसी जगह सब तहसील हो और वहां का अधिकारी नायब तहसीलदार हो तो आप तहसीलदार या एसडीएम से उसको सीएस जरूर करवा लीजिए। नहीं, कई बार क्या वो लकीर के फकीर टाइप लोग बैठे, हालांकि उस नायब तहसीलदार को डेलीगेट की होती हैं वो पावर्स, बट वो पकड़ के बैठ जाते हैं कि तहसीलदार की सील नहीं है इसके ऊपर, तो वो सीएस आप उससे एसडीएम से करवा लीजिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का जो है, अब ये जैसे एससी एसटी वाई बर्थ आपका एससी वाई बर्थ है, एसटी वाई बर्थ है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, तो ये आपका ये जो पीछे फाइनेंशियल ईयर गया है ओबीएस इसी का होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका स्टेटस चेंज हो सकता है। और जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई किया है उस स्टेट में वो कास्ट आपकी उसके अंदर नॉन क्रीमी लेयर में होनी चाहिए। यहाँ भी इससे तहसीलदार या उससे ऊपर है एसडीएम, एडीएम, कलेक्टर, इन सभी में किसी का भी हो सकता है। और इसमें भी जो साल पीछे गया, जैसे ये फॉर्म की आपको अप्लाई किया 2024 में, तो ये 2022-2023 में जो खत्म हुई साल, फाइनेंशियल ईयर तो इसको 23-24 बोलेंगे, लेकिन जो 2022 से 23 मार्च तक जो खत्म हुआ पीरियड, ये पीरियड उसमें आना चाहिए। तो फाइनेंशियल ईयर ये कुछ भी बोले, बट ये पीरियड उसमें 23 से 24, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, 2023 से 2024 मार्च तक जो कंप्लीट हुई है साल, उसका आपके पास होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस का भी इसी साल का होना चाहिए, 2023-2024, मतलब यहाँ 1 अप्रैल 2023 से लेके और 31 मार्च 2024 तक का जो साल गया है उसी साल के लिए होनी चाहिए ईडब्ल्यूएस का भी आपका सर्टिफिकेट, ठीक। क्योंकि ये भी इनकम सर्टिफिकेट जो आपका बनता है, तो इनकम भी किसी पीरियड में भी आपकी घट बढ़ सकती है और एसेट्स भी घट बढ़ सकते हैं, तो आप उससे बाहर भी हो सकते हैं। जो भी उसमें कंडीशन दी हुई है वो सभी नोटिफिकेशन में है, आपकी 5 एकड़ से लैंड होल्डिंग और प्लॉट साइज और आपका रेजिडेंस साइज एंड आपकी इनकम मोर लेस देन 8 लाख और सभी वो क्राइटेरियाज आप उसमें नोटिफिकेशन में जाएंगे तो सभी मिल जाएंगे। देन 2 करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होंगे या नहीं है तो आप उनको अरेंज कीजिए। एक तो आपका स्कूल का जो लास्ट लिविंग आपका कॉलेज का है, और एक किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से बनवा लीजिए आप जो आपका रिलेटिव नहीं। एक ये जो है डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट, जो आप मेडिकल करवाएं वो उनके मेल के बाद करवाइए कि वो क्या कहते हैं। कोई ये बैंक टू बैंक डिफर करता है, कई बार वो आपसे ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे 1000 रुपए के आसपास ले लें और वहीं आपका किसी जिस स्टेशन पे आप डीवी के लिए जाएंगे वहीं किसी लैब को वो बता दें कि इस लैब में ये पर्टिकुलर टेस्ट आप करवा के आइए, 1001 रुपए के आसपास का खर्चा होता है। अदरवाइज वो जो मेल आएगा उसमें आपके पास आएगा कि ये आप अपना मेडिकल करवा के लाइए, ये सर्टेन टेस्ट हैं वो करवा के लाइए। तो ये इसमें ये जरूर देखिएगा कि अगर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधिकारी जो मेडिकल ऑफिसर है उससे का एमओ बनाता है, बट वो अल्टीमेटली सर्टिफाइड उससे सीएमएचओ से होना चाहिए। 8 पासपोर्ट साइज फोटोज आप नहीं है तो बनवा के रखिएगा। रेजिग्नेशन फ्रॉम प्रीवियस फर्म, अगर आपने किसी फर्म में वर्क कर रहे हो, अगर किसी फर्म में आप वर्क कर रहे हो और उसका जिक्र आपने वहां किया है फॉर्म फिलिंग के टाइम में, तो उसका
उससे जो रेजिग्नेशन आपने दिया है वो चाहिएगा। दूसरा, अगर आपने जैसे कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या आपके जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में किसी में कर रहे हो या किसी बैंक में कर रहे हो, ठीक है, तो ये ज्वाइनिंग से बिफोर वहां एनओसी भी चाहिए, या अभी डीवी के लिए शायद एनओसी अभी भी रिक्वायर्ड होगी, एनओसी, तो उनसे एनओसी भी ले लीजिएगा। अगर आप इसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेमी गवर्नमेंट, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंक्स, इन सब में हो, जो भी अपने नेशनलाइज बैंक वगैरह है, तो इससे एनओसी की भी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। एक आपका कोई भी बैंक अकाउंट, अगर कोई बैंक अकाउंट है ऑलरेडी, तो उसका बैंक अकाउंट नंबर और पासबुक, तो पासबुक ले जाओगे तो ऑब्वियस है ऑलरेडी बैंक अकाउंट नंबर, तो उसके कॉपी भी ले जाना, ओरिजिनल भी ले जाना, तो ले जाना। एक ये पुलिस वेरिफिकेशन है, तो पुलिस वेरिफिकेशन आपको एडवांस में कुछ नहीं करना है, कोई जो फॉर्म वॉर्म जो भी कोई देंगे आपको सर्टेन, वो फिल कर देना, वो अपने लेवल पे ही वो करवाते हैं इसको, पुलिस वेरिफिकेशन। क्रेडिट हिस्ट्री में आपका क्या रहता है कि जो सिविल स्कोर वगैरह, सिविल जो स्कोर देखते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे का कोई अकाउंट ही नहीं है तो उसके लिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर अकाउंट है और कहीं आप लोन वगैरह, एजुकेशन लोन वगैरह ले रखा है, आपके डिफॉल्टर है, तो उसको जरूर आप टाइम रहते हुए इसको सुधार लो, इसको सुधार लो। क्योंकि अगर आप कहीं डिफॉल्टर हैं, कोई लोन वगैरह की किस्तें नहीं गई हैं, लोन लेना कोई डिफॉल्ट नहीं है आपका, बट अगर आपने किस्तें टाइमली इंस्टॉलमेंट आप नहीं दे पाए हैं, तो इस यहाँ जरूर आप उसमें रेक्टिफिकेशन करवा लीजिए। तो जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको सभी बताने की कोशिश की है। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसी जैसे आपके पास कोई ओरिजिनल सर्टिफिकेट थी और वो मिस हो गई बात, तो वो आपसे एफिडेविट ले लेंगे, आपको टाइम देंगे। ऐसा नहीं है कि वो जाते ही ये कह देंगे जी आप बीमार हो गए, ऐसा कुछ नहीं, एफिडेविट लेके आपको टाइम दे देंगे। जो कुछ बैंक के जो बॉन्ड भी भरवाते वो मेल आने दीजिए, मेल में जो भी कंडीशन जिस तरह की हो, भाई किसी का एक सर्टेन, मान लो किसी क्लर्क के लिए अलग है उसमें अमाउंट, बैंक पीओ के लिए अलग है, तो वो जैसी उसकी कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग ही आप एक्ट करना। पहले से कोई बॉन्ड, आइडेंटिटी बॉन्ड या उसकी प्रोसेस आपको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप तो ये जो डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई नहीं है आपके पास, उसको कलेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये आपका किसी तरह का कोई पुलिस वेरिफिकेशन में अगर कोई छोटा मोटा किसी तरह का कोई केस है, कोई छोटा भी कोई, जैसे जहाँ पे आपने जो भी एड्रेस दिया है वहाँ, और हो सकता है कई बार आपके जिस जगह आप पढ़े हैं या स्टडी की है वहाँ भी अगर पुलिस वेरीफाई करे, तो आपका वो जरूर क्लियर कट आना चाहिए। अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, ठीक है। सिविल स्कोर में अगर कहीं लोन में आप डिफॉल्टर हैं तो उसको भी आप दुरुस्त कर लीजिएगा। बॉन्ड के लिए अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कि जो जैसा भी वो बैंक मांगे उस तरीके का आप बनवा के ले जाइए। कई बैंक के रेफरीज का भी मांगते हैं कि भाई 2% कोई भी आपको जानने वाले हो, जैसे वो एक तरह से वो करेक्टर सर्टिफिकेट टाइप ही हो गया कि भाई दो जानने वालों से आपको आपका अच्छा होने की एक सर्टिफिकेट इशू होती है, जिनसे आपका ब्लड रिलेशन नहीं, तो वो जैसी लेकिन सब में एक जैसे नहीं है। इसलिए आप तो ये जो मैंने जो दिए हैं इम्पोर्टेंट ये आप अपने पास रखिए और इंतजार कीजिए। बहुत इंतजार नहीं, सबसे पहला काम कीजिए कि उस बैंक की वेबसाइट का जो कैरियर वाला जो है उसको, उसके टच में रहिए, नोटिस वाले को, कैरियर वाले को, ताकि कोई भी नोटिस अगर वो देते हैं तो वहाँ वो डिस्प्ले होगा, आपको पता चल जाएगा टाइमली। और अपना जो मेल है उसको दुरुस्त रखिए और उसको चेक करते रहिए। बाकी ये काफ़ी जो आरआरबीज है इनमें ऐसा कोई एडामेंसी वाली चीज नहीं होती है, कंपेरेटिवली लिबरल होते हैं। किसी डॉक्यूमेंट के लिए आपको डिबार नहीं करेंगे जब तक कि आपका कोई उसमें इंटेंशन रॉन्ग शो नहीं होगा, टाइम दे देंगे आपको। इसलिए निश्चिंत होके जाना है, कोई ऐसी नहीं है कि कुछ हो। हाँ, जो बच्चे दूसरे स्टेट से हैं, दो बच्चे दूसरे स्टेट से हैं, तो उनको जो उनकी लोकल लैंग्वेज है उसका जरूर आप थोड़ी सी, हालांकि 6 महीने तक का वो एक्सटेंशन भी दे देते हैं,
बट उसके लिए कोशिश आप अभी से शुरू कर दीजिए कि आप अच्छी खासी उसको लिखना पढ़ना सीख लें। जो भी लिखने के लिए पढ़ने के लिए दें वो लिख पढ़ पाएँ, या वो आपके उसी वक्त डीवी के टाइम ही आपसे कुछ कन्वर्सेशन वो करें उस भाषा में, तो आप समझें कि ये क्या कह रहे हैं। मान लो उन्होंने आपसे आपका नाम ही पूछा और वही आप नहीं बताए, तो वो रॉन्ग रिफ्लेक्शन जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको ये नहीं है कि वो कुछ ऐसा करेंगे कि नहीं जी आपकी ज्वाइनिंग नहीं देंगे या डीवी नहीं करवाएंगे। अब डीवी के बाद आएगा ज्वाइनिंग का। ये नहीं है कि जिस दिन आप डीवी के लिए जाएंगे उसी दिन कोई आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो डीवी के लिए तो आप ये मानिए कि ये काफ़ी बैंक ऐसे होंगे जो एंड ऑफ जैन से पहले पहले कर देंगे। ये जनवरी 2025 में काफ़ी बच्चों का, काफ़ी बैंक्स का डीवी हो जाएगा, लेकिन ज्वाइनिंग इमीडिएट नहीं देते इन जनरल। ज्वाइनिंग इमीडिएट नहीं देते हैं। जैसे आप लास्ट ईयर का देखो तो काफ़ी बैंक्स ऐसे थे जिन्होंने अप्रैल मई में जाके ज्वाइनिंग दी, किसको? क्लर्क को। और 1 जून को उन्होंने दी फिर पीओ। तो क्लर्क को पहले देंगे और पीओ को बाद में देंगे, ऐसा ट्रेंड रहा। लेकिन कोई कंपल्सन ऐसा नहीं है, बट ऐसा रहा है कि ये। और कुछ बैंक्स ऐसे भी होते हैं जो थोड़े स्मार्ट हो या उनमें वो काम करने वाले लोग थोड़े अच्छे हो, तो जैसे ही आपकी डीवी हुई है, जैसे मान लो जनवरी एंड हुई, तो आपको फरवरी में भी वो इनवाइट कर सकते हैं, आपको ज्वाइनिंग की डेट दे सकते हैं कि आप फलां जगह पे जाके ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। ठीक है, तो जिन भी बच्चों का हुआ है उनको चैनल की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, उनके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये नया साल उनके लिए एक नया सवेरा लेके आया। आपका सभी कुछ चेंज हो जाएगा। जो पीओ बने हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, और क्लर्क बने हैं उनसे मैं ये जरूर कहूंगा कि वो अपनी स्टडी को डिसकंटिन्यू ना करें, और कोशिश करें कि भले उनको आरआरबी अगर अच्छा लग जाए तो आरआरबी पीओ के लिए फाइट करें। बट अगर उनकी एज अभी बची हुई है तो कम से कम 1-2 साल, और ओबीएस है क्लर्क जो लगे हैं उनकी पीओ के लिए अभी बची हुई है, तो उनकी वो कोशिश करते हैं। चलिए अभी आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ नाइस डे।